ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 221। आखिर क्या हो रहा है? स्टुओ, केवल वह व्यक्ति जिसने हमला किया था उसे समय रहते रोक सकता है, लेकिन जैसे ही उसने रीमा और दूसरे ज़ुग्रोव्स को देखा, उनमें से किसी ने भी कोई हरकत नहीं की और हम बस उन्हें देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें निराश देखना चाहते थे, उन्हें उनमें से किसी एक को खोने का दर्द महसूस करते देखना चाहते थे। नौनिर्दयी परिवार के प्रतिभाशाली लोगों की सामान्य मृत्यु का उल्लेख करना भी उचित नहीं है। अनगिनत लोग अपने हाथों मारे गए थे, लेकिन जब उनकी जाति और एक विदेशी जाति के बीच की बात आई तो सब कुछ बदल गया। ऐसा लगेगा जैसे उनकी मां मर गई हो। सेलेना की आंखें सदमे और फिर दुख से चौड़ी हो गईं और फिर भाग्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गईं। ब्लेडलाइट उसकी आंखों से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी और उसकी आंखें अभी भी सदमे से चौड़ी हो गई थीं। बूट की बौछार उसकी आंखों में छलक गई, जो सदमे से चौड़ी हो गई थी, जब उसने आखिरी सेकंड में उसके सामने आए उस व्यक्ति को देखा जो उसके और उसकी मौत के बीच टेलीपोर्ट हो गया था। यह एक चीड़ के पेड़ की तरह सीधी पीठ थी, उसके पीछे बर्फ जैसे सफ़ेद बाल धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी पीठ उसकी ओर थी, जिससे उसे भ्रम हो रहा था कि यह एक अटूट पर्वत है जो कभी नहीं टूटेगा और चाहे कितनी भी खतरनाक स्थिति क्यों न हो, उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, उसने विशाल ब्लेड की रोशनी को कसकर पकड़ रखा था, उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों पर छलक रहा था। क्रैक! किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज रही थी, क्योंकि दरारें ब्लेड की रोशनी को घेर रही थीं, टुकड़े टुकड़े हो रही थीं और गुलाबी ऊर्जा में बिखर रही थीं। धीरे धीरे आकृति मुड़ी और सेलेना का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, लेकिन वास्तव में ये देखकर उसके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था कि यह कौन था। खोखली काली आंखें जो बिल्कुल भी रोशनी नहीं बिखेर रही थीं और एक सफ़ेद सुंदर चेहरा, एक लड़के के लिए थोड़ा बहुत स्टैंड। ये तुम हो, उसने कहा कि उसका शरीर धीरे धीरे उसके मानव रूप में वापस आ रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक गर्म हाथ उसे राजकुमारी की तरह पकड़ रहा था, इससे पहले कि वह फर्श पर गिरती। हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास था। 3 मिनट पहले सेलेस्ट्रिया भाइयों की मृत्यु के साथ ज़ेरास एक बार फिर स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम हो गया, क्योंकि उसने दूर की ओर देखा। अब केवल उस एलियन जाति के विचार उसके दिमाग में आए जिससे वह अभी अभी मिला था, और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं। सामान्य रूप से उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन 9 परिवारों की प्रतिभा की छवि, एलियंस के हाथों मरने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई और उसे किसी तरह की अरुचि महसूस हुई। उन सींग वाले एलियंस के हाथों मरने वाले इंसान के बारे में सोचकर उसकी आंखों में अजीब गुस्सा चमक उठा और दूर से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें एक परिचित ऊर्जा भी शामिल थी जिसका उसने पहले भी सामना किया था। फिर भी उसकी आंखें भावहीन थीं, यह अभी भी आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी जब तक कि उसके कानों में एक नाम नहीं गूंजा। क्विन! तुरंत जिस जमीन पर वह था वह स्पष्ट रूप से धंस गई, क्योंकि उसका शरीर विस्फोट की दिशा में तेजी से हवा में चीरता हुआ चला गया और वह ठीक समय पर पहुंचा और 9 परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए देखा, क्योंकि उनके भीतर पागलपन और गुस्सा भड़क रहा था। जहां वे सब ध्यान लगा रहे थे, वहां एक अजीब सा विशालकाय सांप था और सींग वाली लड़की से एक ब्लेड की रोशनी उसकी ओर बढ़ रही थी। वह अचानक गायब हो गया, ब्लेड के सामने प्रकट हुआ, उसके हाथ फैले हुए थे और उसने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। उसकी हथेली में कट दिखाई दिए, भयानक तीखेपन के कारण उसमें से खून बह रहा था, लेकिन ज़ेरास ने केवल खर्राटे लिए और अपनी हथेली को ब्लेड पर कसकर जकड़ लिया और फिर ताकत लगाए। क्रैक! चकनाचूर! तुरंत ये टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि उसने सांप को देखने के लिए मुड़कर देखा जो जल्द ही एक मानव आकृति में बदल गया और उसने उसे गिरने से पहले जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया। और अंदाज़ा लगाए क्या, ये सेलेना थी, हाइड्रा परिवार की वह कंजूस महिला। धीरे धीरे वह ठंडी राजकुमारी से चेलेरिया की ओर चला गया और उसने बेहोश सेलेना को उसकी बाहों में सौंप दिया, राजकुमारी से एक प्रशंसात्मक इशारा प्राप्त किया जिसकी आंखों के कोने से एक आंसू टपक रहा था। तुरंत उसकी आंखों ने 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को स्कैन किया, जल्द ही आंखों पर पट्टी बांधे लड़के को ढूंढ लिया, क्योंकि उसके लड़के ने अनजाने में राहत की सांस ली। अब क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ क्या चल रहा है? ज़ेरस ने सभी 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों के सामने खड़े मोटे व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ते हुए पूछा। अचानक एक आवाज़ सीधे उसके सिर में गूंजी, जो किसी और की नहीं बल्कि आर्क्यूज की थी। 30 सेकंड से भी कम समय बाद ज़ेरास ने उन सींग वाले कमीनों को देखने के लिए मुड़ते ही चीज़ों का सार समझ लिया। अरे, धिक्कार है विदेशी जातियों पर! तुम सब एक जैसे हो, चाहे तुम किसी भी रूप में क्यों न हो, ज़ेरास ने दांत पीसते हुए कहा, जो उन्होंने किया उसके लिए घृणा महसूस करते हुए। तुरंत रीमा अपने समूह में वापस चली गई, क्योंकि ज़ुग्रोव्स की आंखों में निराशा के भाव चमक उठे। लेकिन ज़िराज कौन था? ऐसा लगता है कि हमारे पास एक विजेता है। आपकी मानव जाति हमारी टीम में सबसे कमज़ोर के खिलाफ हार गई।
ये दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक है कि आप सभी सच्चे साधना पथ से कैसे भटक गए हैं। बस एक साइड नोट, रीमा ने अपनी पहली मुहर भी नहीं हटाई है और अभी वह अपनी पूरी ताकत का केवल आधा उपयोग कर रही थी। लेकिन हम दयालु होंगे और आपको अपने पंखों के नीचे स्वीकार करेंगे यदि आप हमारे अधीन सीखने के लिए तैयार हैं। अरे, बेशर्मी की बात करो। पृथ्वी के 40 परम प्रतिभाशाली लोग मौत की लड़ाई की तैयारी में एक ही समय में अपनी आभा छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि ज़ुग्रोव्स के चेहरे पर भी डर का भाव आ गया था। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, इसलिए अपने दिमाग से निष्पक्षता की धारणा को निकाल फेंको। उनमें से प्रत्येक पर हमला करो, उन्हें मार डालो, फिर उन पर तब तक हमला करते रहो जब तक वे सभी मर न जाएं। इस तरह हम उन्हें जल्दी से मार पाएंगे और अनावश्यक मौतों से बच पाएंगे। उन्हें मार डालो। जैसे ही सुनहरे सींग वाले के मुंह से शब्द निकले, ज़ुग्रोव्स तुरंत 9 परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों की ओर भागे। मार डालो। तुरंत 9 परिवारों के सभी प्रतिभाशाली लोग एक ही समय पर आगे बढ़े और दोनों समूहों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ज़ेरास लड़ाई को देखते हुए आर्क्यूल्स की तरफ पीछे हट गया और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हो सकता है कि एलियन में से प्रत्येक 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन वे उनसे उतने शक्तिशाली नहीं हैं। अगर 3-9 परिवार के प्रतिभाशाली लोग उन पर इकट्ठा होते तो उन्हें बिना किसी प्रयास के जल्दी से दबा दिया जाता, और ठीक यही हो रहा था। मनुष्यों ने तुरंत ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? ज़ेरा के कानों के पीछे आवाज़ गूंजी जब वह आर्क्यूल्स को देखने के लिए मुड़ा और फिर अपना ध्यान वापस सुनहरे सींग वाले ज़ुग्रोव की ओर लगाया, जो अभी भी स्थिर था। हाँ, वह असीम रूप से शक्तिशाली है, हम में से किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली, ज़ेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह वास्तव में इसे महसूस कर सकता था। अपनी अराजकता की आंख के साथ भी ज़ुग्रोव ने उसे एक अंतहीन सुनहरे समुद्र को घूरने का भ्रम दिया। यही कारण था कि मैं पहले कभी इस लड़ाई को नहीं चाहता था। अगर उसकी टीम को मारा जा रहा है तो मुझे यकीन है कि उसे भी खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आर्क्यूज ने संकुचित आंखों से कहा। हम एक साथ काम करके उससे लड़ सकते हैं, ज़ेरास ने कहा। उसकी मांसपेशियां उसके भीतर चरमरा रही थीं, जैसे एक घातक आभा धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही थी, जिससे उसके पैरों के नीचे धड़कन बढ़ रही थी। तुम बहुत आत्मविश्वासी लग रहे हो, क्या तुम नहीं हो? ज़ेरास ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। आर्क्यूल्स को देखते हुए ज़ेरास तुरंत समझ गया कि युवक युद्ध के लिए तड़प रहा था, क्योंकि उसे युद्ध की लालसा महसूस हो रही थी, हालांकि वह इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने मजबूत हो, आर्क्यूज ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ कहा। मदद करो। अचानक एक ज़ुग्रोव की तीखी चीख सुनाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि ज़ेराज था, जिसका सींग उसके सिर से पहले ही उखाड़ दिया गया था और वर्तमान में वह एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में था जिसने ज़ेरास को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी डायना। आह, वास्तव में परेशानी वाली बात है, रीमा ने कहा और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आंखें आर्क्यूज और ज़ेरास को देखने लगी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपना पैर आगे बढ़ाने से पहले अपनी नज़र वापस ज़ेराज पर घुमा ली। काबूम! अगले सेकंड में लगभग 3 मील तक दरारें पड़ गईं, क्योंकि रीमा जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई। तुरंत ही जमीन से 2 अन्य दरारें दिखाई दी, क्योंकि आर्क्यूज और ज़ेरास भी उसी समय आगे बढ़ गए। एक भूत की तरह एक हाथ शून्य से फिसलकर ज़ेराज के सिर पर आ गिरा जब उसे घेरे से उठाया गया, इससे पहले कि एक सुनहरा आभा में लिपटा हुआ मुक्का राजकुमारी डायना और ज़ेराज पर इकट्ठा हुए अन्य लोगों की ओर फटा। तुरंत ही उनके चेहरे बदल गए, क्योंकि टक्कर के बिंदु से बची हुई सफ़ेद रेखाएं सर्वनाशकारी शक्ति के साथ उनकी ओर बढ़ रही थीं। अंतरिक्ष! उसने एक ही मुक्के से अंतरिक्ष को तोड़ दिया। ये कॉस्मिक रैंक चरण की शक्ति थी। मुक्का लगने से पहले नीले रंग के तराजू में लिपटा हुआ एक हाथ अचानक मुक्के के सामने दिखाई दिया और भयानक गति से सुनहरी मुट्ठी से टकराया। काबूम! एक गोलाकार शॉकवेव पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, क्योंकि ज़ेरा की आंखें अपनी पूर्ण सीमा तक चौड़ी हो गईं। वह बार बार उस साधारण मुक्के के नीचे की भयावह शक्ति से पीछे धकेला जा रहा था, भले ही वह पूरी ताकत से जा रहा था। RIP! खून की लाल आभा में लिपटे 2 विशाल कुल्हाड़ियों ने शून्य को चीर दिया, जैसे कि एक भयावह तीक्ष्णता पूरे स्थान को चीरती हुई रीमा के हाथ की ओर बढ़ रही हो, जिसकी आंखें सिकुड़ गई थीं क्योंकि उसने अपना मुक्का वापस ले लिया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। समूह से 100 मीटर दूर दिखाई दिया, उसके हाथ में जीराज था। तुरंत जमीन पर 2 घुटनों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब आर्क्यूज ने अपनी नज़र पीछे की ओर घुमाई तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बेकाबू होकर खून पी रहा था। ज़ेरस। अध्याय 223। एक सूक्ष्म टाइटन की शक्ति। 1 आर्ग। ज़ीरा के शरीर पर भयानक मात्रा में बल का प्रहार हुआ। जब वह घुटनों के बल गिरा, उसके मुंह से खून बेकाबू होकर टपक रहा था। उसी वार में उसके दाहिने हाथ की हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गई थीं, लेकिन उसने अपने पुनर्जनन से उसे जल्दी से ठीक कर लिया। फिर भी उसके पूरे शरीर में हो रहे बल के प्रहार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। क्या तुम ठीक हो?
थोड़ी चिंता से भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी जब ज़ीरा ने धीरे धीरे खुद को संभाला, आर्क्यूज़ को देखा और फिर रीमा को देखा, जिसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक चमक थी। एक आश्चर्यजनक चमक कि वह अभी भी जीवित था। उसने उसे बचा लिया। अगर वह उन सभी को बचाने का फैसला करता है तो हम उसे रोक नहीं सकते, इससे पहले कि वे मारे जाएं, आर्क्यूज़ ने उससे कहा, जबकि ज़ीरा ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मदद करो। रीमा ने जब जीराज को बांह पर रखा और एक बार फिर आगे बढ़ा, तो बैंगनी सींग वाले ज़ुग्रोफ से एक और आवाज़ आई। तुरंत वह ज़ुग्रोफ के सामने आया। उसने महसूस किया कि एक हाथ उसकी कमर को कस रहा है, जबकि ज़ेरास ने आर्क्यूल का हाथ पकड़ने से पहले उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। क्विन, अब ज़ेरा के मुंह से एक तीखी चीख निकली जब चांदी के बालों वाले एक युवक ने रीमा से नज़रें मिलाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। स्पेस डेमन आर्ट, दूसरा रूप, बिल्कुल खत्म। ताली। तुरंत क्विन ने ताली बजाई। तीनों तुरंत वहीं से गायब हो गए जहां वे खड़े थे, और चारों ओर देखने पर वे युद्ध के मंच पर कहीं नहीं दिखे। अब उनकी सहायक रीमा चली गई थी और ज़ुग्रोफ्स धीरे धीरे उस भयावहता से निपट रहे थे जो उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनमें से एक ने अपनी अंतिम सांस ली थी। रीमा की आंखें उसके चेहरे पर थोड़ी घृणा के साथ सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। फिर भी उसने इसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसका हाथ उसकी जाति के करीब पहुंच गया जिसने मदद के लिए पुकारा। लेकिन वह चौंक गया और अवाक रह गया जब उसने महसूस किया कि अचानक से आसपास का माहौल बदल गया है, क्योंकि अंतरिक्ष चारों ओर कांप उठा। ड्रो, उसे जबरदस्ती अंतरिक्ष में खींच लिया गया था, लेकिन वह अकेला नहीं था। यह एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी की चोटी थी जिसे एक चिकने ब्लेड से काटा गया लग रहा था। इस चोटी पर अचानक तीन आकृतियां दिखाई दी, क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हो गई थीं और रुकने से पहले बार बार जमीन पर लुढ़क रही थीं। रीमा ने अपने आसपास के माहौल को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। इससे पहले कि वह गुस्से में बदल जाए, जब उसने अपनी नज़र दो इंसानों पर घुमाई तो एक अविश्वसनीय रूप से मोटी जानलेवा आभा उस जगह में फैल गई। क्या शानदार योजना है, आर्क्यूज़ ने ज़ेरास की ओर देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। अब हम उसे दूसरों को बचाने से रोक सकते हैं। मुझे यकीन है कि उनकी किस्मत तय हो चुकी है, लेकिन अब हमारी किस्मत भी तय हो चुकी है, आर्क्यूज़ ने ज़ेरास की ओर देखते हुए कहा, ये भी नहीं जानते हुए कि उन्हें गुस्सा होना चाहिए या खुश होना चाहिए। ज़रूर, उन्होंने दूसरों से राक्षस को सफलतापूर्वक रोका, लेकिन वे खुद राक्षस के साथ फंस गए। चूंकि हम दोनों यहाँ मरने वाले हैं, मुझे यकीन है कि हम सभी अपने गुप्त कार्ड निकाल सकते हैं, है ना? आखिरकार आप इसे अपने साथ कब्र में नहीं ले जाना चाहते हैं, है ना? ज़ेरास ने आर्क्यूज़ की ओर देखते हुए कहा, जो उसे उठी हुई भौहों से देख रहा था। हा, मैं आखिरकार समझ गया। जब आपने कहा कि हम दोनों इसे रोक सकते हैं, तो मैं पहले तो आशान्वित था, लेकिन आपको सिर्फ एक मुक्का की शक्ति से टूटते हुए देखकर मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके रहस्यों को जानें, इसलिए आपने हम तीनों के लिए लड़ने के लिए एक खाली जगह चुनी, और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उसे अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए आप मुझे भी साथ लाए हैं। जहाँ तक मेरे द्वारा आपके रहस्य को जानने के सवाल का सवाल है, तो आपको यकीन था कि मेरे पास भी अपना एक रहस्य है, इसलिए हम दोनों को अपने रहस्यों के बारे में पता होगा, और इसलिए हम इसे दूसरे के डर से उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी हमारे रहस्य को उजागर कर देंगे। शानदार, आर्क्यूज़ ने कहा, और ज़ेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। दरअसल यही उसकी योजना थी। वह एस्ट्रल टाइटन बॉडी के अपने रहस्य को 9 पारिवारिक प्रतिभाओं को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि एक बार जब उन्हें उसकी असली शक्ति का एहसास हो जाएगा तो वे भविष्य के बारे में चिंतित हो जाएंगे और उसके बड़े होने से पहले ही उसे जल्दी से जल्दी मार डालने का फैसला कर सकते हैं। इसीलिए उसने क्विन से उन्हें दूर टेलीपोर्ट करने के लिए कहा। जहां तक आर्क्यूज़ को इसके बारे में पता चलने की बात है, तो वह बहुत चिंतित नहीं था। उसे यकीन था कि क्रेटोस के पास अपने रहस्य हैं, नहीं तो वे नंबर 1 कैसे बन पाते। जब मौत का सामना होगा तो आर्क्यूज़ निश्चित रूप से इस रहस्य को उजागर करेगा। 9 परिवार के शीर्ष एक परिवार के रहस्य के बारे में दुनिया को न बताने के डर से उसे अपना रहस्य भी सुरक्षित रखना होगा। यही उसकी योजना थी। हा। अचानक एक अमानवीय हंसी की आवाज़ आई जब दोनों ने रीमा की ओर देखा, जो अपने चेहरे पर एक पागलपन भरे भाव के साथ पागलों की तरह हंस रही थी। तुम दोनों नीच लोगों ने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नर्क की यात्रा पर ले जाऊंगी और फिर तुम्हें मार डालूंगी, रीमा ने दांत पीसते हुए कहा, और उसके सिर पर नस चढ़ गई। तुम नहीं समझते कि तुम्हारे प्रति मेरी नफरत कितनी तीव्र है, या फिर तुम अभी मेरे सामने खड़े भी नहीं होगे, ज़ेरास ने कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य से अधिक गहरी होती जा रही थीं, क्योंकि उसके शरीर से शैतानी आभा निकलने लगी थी। मेरे पास तुम्हारे तथाकथित ऊपरी क्षेत्र के बारे में तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जवाब नहीं दोगे, है ना? इसलिए मैं तुमसे जवाब मांगने जा रहा हूं, ज़ेरास ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा,
जिससे रीमा और आर्क्यूल्स ने भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि वे उसके व्यवहार और आभा को देख रहे थे जो अचानक बदल गई थी। वह मूर्ख कहता है जो मेरे मुक्का से बचने के लिए भाग्यशाली था, रीमा ने ठंडी सांस ली। मूर्ख है न, एस्ट्रल टाइटन मॉफ को सक्रिय करें। क्रैकल क्रैकल, स्वर्ण प्रकाश का एक स्तंभ स्वर्ग के क्रोध की तरह ऊपर से दौड़ा, पूरी ताकत से ज़ेरास पर टूट पड़ा। दहाड़। अध्याय 224, पूर्ण प्रतिभाओं की लड़ाई। गर्जना। एक विस्फोटक गर्जना जिसने अंतरिक्ष और समय को हिलाकर रख दिया। शॉकवेव हवा में लहराई, जिससे एक बड़ी सुनामी पैदा हुई जो हवा में दिखाई दी। अंतरिक्ष सचमुच टुकड़ों में फट गया क्योंकि आकाश से एक बड़ी सुनहरी बिजली की चमक निकली, हवा में शाखाएं बनाती हुई नीचे की ओर जमीन पर गिर गई। काबूम। जिस विशाल पर्वत की चोटी पर वे खड़े थे वह तुरंत 10 मीटर तक जमीन में धंस गई, समूह पूरी तरह से झुलस गया और एक भयानक गर्मी निकल रही थी जो एक सामान्य इंसान को राख में बदल देती। धमाका। परमाणु तेजी से विभाजित होते हैं, जिससे गर्मी, प्रकाश, वायु दाब और विकिरण की एक तीव्र लहर पैदा होती है। समय धीमा हो गया और विस्फोट के अंदर ज़ेरा का शरीर हर मिलीसेकंड में फैलता और बड़ा होता देखा जा सकता था। भयानक नीली नसें उसके शरीर के खिलाफ अश्लील तरीके से हिलती और उभरती थीं। उसकी मांसपेशियां हिंसक रूप से हिलने लगीं और उसके ऊतक तुरंत तेजी से फैलने लगे। उसके शरीर की 206 हड्डियां विस्फोटक रूप से फट गईं, जो उसके मांस की सीमा को चीरती हुई बाहर निकल गईं। उसी समय उसकी नसें और ऊतक उसकी हड्डियों के रास्ते में तेजी से बढ़ने लगे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंतरिक्ष के ताने बाने में नसें और ऊतक बन रहे हों, जबकि उसका शरीर एक फूले हुए गुब्बारे की तरह बढ़ रहा था। ज़ेरास की फैली हुई मांसपेशियां हिलने लगीं, जिससे 3 मुख्य तरंगों द्वारा निर्मित एक विस्फोटक लहर निकली, जिसने विस्फोट से आग को तुरंत अलग कर दिया और उसे धुएं के गुबार में बदल दिया। अगले ही सेकंड में वह कुचले हुए मलबे पर उतरा। विशाल पर्वत की चोटी के अवशेष उसके विशाल शरीर से शेष मलबे को कुचल रहे थे। जमीन में 3 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस प्रक्रिया में धरती कांप उठी और धूल का एक बादल आसमान की ओर उठ गया। आखिरकार धूल जम गई और रीमा ने भी पाया कि उसके सामने मौजूद विशाल घृणा को देखते हुए उसकी आंखों से भय निकल रहा था। लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़े मांसपेशियों ने उसके पूरे शरीर को ढका हुआ था। नीली रेखाएं जो उनमें मौजूद ऊर्जा की चौंकाने वाली मात्रा को विकीर्ण करती थीं और उसके शरीर के चारों ओर सफ़ेद दरारें दिखाई देती थीं, जैसे कि अंतरिक्ष खुद शरीर के भीतर संकुचित शक्ति की मात्रा को सहन नहीं कर सकता था। उसके बाल लगभग 2 मीटर लंबे थे जो उसके पीछे बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे। उसका बायां, एक ऐसा स्थान जहां एक घूमता हुआ ब्लैक होल जमा था, जबकि उसकी नीली आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी जो हवा को एक लौ की तरह झुलसा रही थी। ताकत, भयानक ताकत। ये वही था जो ज़ेरास ने महसूस किया जब उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को एक साथ बंद किया। हवा उसकी बंद हथेली के भीतर फट गई और उसके दांत उसके कानों तक फैल गए। यह एक ऐसा एहसास था कि वह एक ही चाल से पूरी दुनिया को जमीन पर गिरा सकता है। आर्क्यूल्स के चेहरे पर भी वही हैरान करने वाला भाव देखा जा सकता था, जिसकी आंखें ज़ेरास में बदल चुके विशालकाय राक्षस को देखकर अपनी सीमा तक चौड़ी हो गई थीं। तो यह वह था जिसे वह छिपा रहा था। आखिर ज़ेरास सेलेस्ट्रिया कौन है? आर्क्यूल्स ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब अचानक ज़ेरास गायब हो गया। जहां वह खड़ा था वहां 3 मीटर गहरी दरार छोड़ गया। भले ही वह 10 मीटर लंबा था, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं था, क्योंकि वह एक तोपखाने के गोले की तरह हवा में उड़ रहा था और पलक झपकने से पहले ही रीमा के सामने आ गया। क्लिंग। धमाका। जब ज़ेरास ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया तो हवा में विस्फोट हो गया और एक मुक्का रीमा के सामने तुरंत दिखाई दिया, जो वहां खाली खड़ी थी क्योंकि मुट्ठी ने उसकी पूरी लंबाई को ढक लिया था और उस पर टूट पड़ी। रीमा के होठों से दर्द की कराह निकली, क्योंकि वह दूर तक उड़ता हुआ एक जलता हुआ उल्का बन गया और आर्क्यूल्स की नज़र से ओझल हो गया। और तुरंत हवा एक बार फिर टुकड़ों में बिखर गई, क्योंकि टाइटन अचानक गायब हो गया और एक विशाल उल्का बन गया जो तेजी से उड़ते हुए आकृति का पीछा कर रहा था। अकेला आर्क्यूलस रह गया, जो चुपचाप खड़ा रहा और उस दिशा में देखने लगा जहां दोनों आकृतियां गायब हो गई थीं। कुछ सेकंड बाद ही एक भयावह शॉकवेव उसकी ओर लहरें मार रही थी। हा 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 हा। और अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगा और उसके दोनों हाथों ने उसकी दोनों कुल्हाड़ियां निकाल लीं। पृथ्वी पर नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते आर्क्यूलस को हर चीज़ बोर करती थी। उसकी उम्र के लोगों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी ताकत से मेल खा सके, और निश्चित रूप से ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी कमी थी जिसके अंदर युद्ध का खून घूम रहा था। यही कारण था कि उसने सेलेस्टियल टाइटन्स रूइंसविल अभियान में आना स्वीकार किया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि वह आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को खोज पाएगा जो उसके भीतर उसकी बराबरी कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी आयु वर्ग में उसकी ताकत से मेल खा सके। यही कारण था कि उसने आने का फैसला किया, और वह अपने आगमन के बाद से बहुत निराश था। अभी भी कोई ऐसा नहीं था जो उसके भीतर दिल को झकझोर सके। परिवार के अन्य 9 प्रतिभाशाली लोग मजबूत थे, लेकिन निश्चित रूप से इतने मजबूत नहीं थे कि वह खतरा महसूस करे।
अभी 1 घंटे से भी कम समय पहले उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसके खतरे की धारणा को सक्रिय करने में कामयाबी हासिल की। वह था रीमा, सुनहरे सींग वाला एलियन। फिर भी उसके कुछ ही पल बाद उसने एक और व्यक्ति को देखा जिसने खतरे की धारणा से उसका दिल डुबा दिया। 2 लोग जिन्होंने उसे मौत का खतरा महसूस कराया, सब एक ही दिन में। यह एक दुर्लभ और अविश्वसनीय क्षण था और धीरे धीरे उसका दिल उसके भीतर धड़कने लगा। बैडम, बैडम, बैडम। तुरंत ही उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी, क्योंकि उसके शरीर से लाल रंग की नाड़ी बार बार निकलकर एक गोलाकार वलय बना रही थी। उसकी 2 कुल्हाड़ियां खूनी लाल रोशनी से चमक उठीं, उन पर रूनिक रेखाएं धीरे धीरे चमकने लगीं। और तुरंत ही उसने अपना सिर झुका लिया और लगभग जमीन को छूने लगा। बूम! उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और हवा में सैकड़ों छवियां छोड़ गई, क्योंकि वह 2 कोलोसल्स के करीब पहुंच गया था। रीमा ने खुद को हवा में चीरते हुए पाया, खुद को रोक पाने में असमर्थ था, क्योंकि भयानक घर्षण के कारण उसका शरीर तुरंत ही आग की लपटों में घिर गया। उसका शरीर जमीन पर धंस गया, जिससे 2 मीटर का गड्ढा बन गया, क्योंकि वह बार बार जमीन पर धंस रहा था। 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ की छवि उसके आध्यात्मिक भाव में उभरी। जैसे ही उसका पैर जमीन में धंसा और उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए और वह रुक गया, उसकी पीठ पहाड़ से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आ गई। फिर भी अगले ही पल उसे खून की खांसी हुई, क्योंकि वह पहाड़ में धंस गया था और उसमें धंस गया था। ब्लरग! बैंग, 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 बैंग। ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा पंचिंग बैग मिल गया हो। अध्याय 225, शिमा की ताकत। ज़ेरास ने भयानक गति से मुक्का मारा। हवा भयानक गति के कारण चीखने और गड़गड़ाहट करने लगी। काबूम! शिमा के शरीर के फटने से पहाड़ पर चट्टानों की बौछार होने लगी और वह तुरंत जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने जमीन में 10 मीटर की दरार बना दी थी। ज़ेरास ने आगे की ओर लात मारी और अपने सामने की टूटी हुई चट्टान को उड़ा दिया जैसे ही वह खाई के किनारे पर पहुंचा। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। तुरंत उसकी नज़र अंधेरे में घुस गई और खाई के तल पर पड़ी एक खूनी आकृति पर ध्यान केंद्रित किया, मानो वह मर गई हो। किसी ने मुझे मूर्ख कहा था जो एक मुक्का लगने से लगभग मर गया। मुझे आश्चर्य है कि वह अभी कहाँ छिपा हुआ है। ज़ेरास ने मजाक में खाई की ओर देखते हुए आवाज़ लगाई जब उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि वह खाली है। अपना सिर हवा में उठाते हुए उसने खून से लथपथ शिमा को देखा, जो खाई के दूसरे किनारे पर तैरने से पहले हवा में तैर रहा था। धीरे धीरे वह अपनी झुकी हुई अवस्था से उठा और ज़ेरास को देखने लगा, जो एक विशालकाय आकृति थी। फिर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने होठों से खून पोंछा। तुरंत उसके सींग से प्रकाश की सुनहरी किरणें निकलीं, जैसे भोर में धीरे धीरे उगता हुआ सूरज उसकी आकृति को सुनहरी रोशनी के लबादे में रोशन कर रहा हो। तुरंत उसके घाव भरने लगे और उसका खून बहता चेहरा ज़ेरा की संकुचित आंखों के ठीक सामने रुक गया। 3 सेकंड से भी कम समय में वह वापस सामान्य हो गया। लगभग ऐसा लगा जैसे उसने कुछ ही पल पहले कभी कोई मार नहीं खाई हो। वह तुरंत पुनर्जीवित हो सकता है। ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। ज़ेरास ने शिमा की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, जो उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तुमने मुझे चौंका दिया, शिमा ने कहा, हालांकि उसके चेहरे पर आश्चर्य का कोई संकेत नहीं था। इसके अलावा मैं कभी गलत नहीं होता। तो तुम सच में मूर्ख हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक मुक्का उसके सामने प्रकट हुआ, जो सर्वनाशकारी शक्ति के साथ उसकी ओर झपटा। फिर भी उसकी ओर आ रही भयावह जानवर जैसी ताकत के सामने उसके होंठ हिले और फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। चमकता सितारा प्रेरित, पहला रूप, सुनहरा सितारा संदेशवाहक। तुरंत शिमा के सींग में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसका रूप तेजी से बदल गया। उसके पुराने चांदी के वस्त्र वाष्पित हो गए, उनकी जगह एक सुनहरे रंग का कवच आ गया, जो रात में सितारों की तरह चमकते हुए चमकीले सूक्ष्म प्रकाश से भरा हुआ था। उसके हाथों के इर्द गिर्द सुनहरे रंग के तराजू तेजी से बढ़े, एक चमकदार रोशनी बिखेरते हुए उसकी हवा 1.5 मीटर तक बढ़ गई और दिन के उजाले में खूबसूरती से चमक उठी। यह एक पल से भी कम समय में हुआ। एक स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और सभी 5 उंगलियां विशाल मुक्का की ओर बढ़ीं। लहर, अपेक्षित विनाशकारी विस्फोट नहीं हुआ, इसके बजाय एक गोलाकार लहर बनी, जैसे कि एक शांत नदी पर पानी की एक बूंद गिरने पर बनती है। और ज़ेरास ने पाया कि वह अपने रास्ते में ही रुक गया है। उसकी आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गई हैं। पूरी तरह से उदासीन भाव के साथ उसने अपनी हथेली से विशाल मुट्ठी को रोक दिया। इससे पहले कि ज़ेरास अपने सदमे से उबर पाता, उसने अचानक महसूस किया कि उसकी एक उंगली खुल गई है, क्योंकि शिमा ने उसे पकड़ लिया। धमाका! एक विशाल शरीर तुरंत हवा में उछल गया और ज़ेरास अपने पैरों से उछल गया और उड़ गया। हवा में तेजी से उड़ते हुए शिमा की आकृति धीरे धीरे एक छोटे से बिंदु में बदल गई। फिर भी उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि एक पैर उसके सिर के पिछले हिस्से में घुस गया और उसे वापस ज़मीन में धंसा दिया। आर्क्यूज, यह मुझे बेकार समझने की तुम्हारी सज़ा है।
आर्क्यूज ने कहा और उसने अपने विशाल सिर को पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली अपनी गति को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। शिमा के ऊपर पहुंचकर, जो अब एक जीवित सितारे का अवतार लग रहा था, उसकी दो कुल्हाड़ियां तुरंत भयानक ताकत के साथ आगे की ओर फट गईं। शिमा के नीचे की जमीन टुकड़ों में बिखर गई जैसे कि कांच की बनी हो। काबूम! एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, हथियारों के आपस में टकराने की आवाज़ गूंजी और दो आकृतियां तेजी से पीछे की ओर भागीं। आखिरकार आर्क्यूज ने अपने हाथ में बजने वाले कंपन को रोक लिया, क्योंकि खून बह रहा था, और वह जेरास के पास आकर रुक गया। वे दोनों आगे की ओर देखने लगे, जहां शिमा दिखाई दे रहा था। उसके हाथों में 1 मीटर लंबी सुनहरी तलवार थी और उसकी भावनाहीन सुनहरी रोशनी वाली मशाल उनकी दिशा में घूर रही थी। बेवजह हमला मत करो, तुम जानवर। तुम सिर्फ ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा रूप वाकई शक्तिशाली है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी और जल्द ही तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यही बात उसके लिए भी कही जा सकती है। उसका रूप भी तेज़ी से उसकी ऊर्जा को सोख रहा है। उसके सींग को देखो, आर्क्यूज ने कहा। जेरा की आंखें सिकुड़ गईं और उसने शिमा के सींग को देखा। इसमें से सुनहरी रोशनी पागलों की तरह तीव्रता से फूट रही थी। फिर भी जेरास ने देखा कि उसके सींग का कुछ हिस्सा काला पड़ने लगा था। यह उसकी ऊर्जा के धीरे धीरे कम होने का संकेत था। दूसरे शब्दों में, ये लड़ाई इस बात की भी हो सकती है कि कौन सबसे ज़्यादा समय तक टिक सकता है। हालांकि मैं सच में चाहता हूं कि यह कभी उस हद तक न पहुंचे। फिर भी अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहें, आर्क्यूज ने चेतावनी दी। जब शिमा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे और जल्द ही उसने हवा में छवियां छोड़ दीं। वह ये भी जानता था कि उसका झिलमिलाता सितारा रूप बहुत ज़्यादा ऊर्जा को खत्म कर देता है और वह इसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक ही बनाए रख सकता है। इसलिए उसने इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की योजना बनाई। तुरंत ही दोनों ने भी उसकी ओर गोली चलाई, क्योंकि ऊपर से एक कुल्हाड़ी उसकी ओर ब्लेड भगवान के क्रोध की तरह फटी। झिलमिलाता सितारा हमला। तुरंत ही उसकी तलवार शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से चमक उठी, क्योंकि उसका कटाना तेजी से आगे की ओर वार करता हुआ वापस अपने म्यान में चला गया। एक साधारण स्टार रैंक वाला जागृत व्यक्ति भयानक गति के कारण ब्लेड को अपने म्यान से बाहर निकलते हुए भी नहीं देख पाएगा। तुरंत एक विशाल तलवार की प्रेत रोशनी जो क्रिम्सन कुल्हाड़ी की ओर बढ़ी। काबूम! अर्कुल की आंखें चमकीली लाल हो गईं, क्योंकि उसने अपने दांतों को कसकर उस तलवार की छवि पर दबाया जो उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेल रही थी। धमाका! रीमा के बगल की जगह फट गई, क्योंकि एक मुक्का उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया। आखिरी सेकंड में उसे रोकने के लिए उसने अपने कटाना को दोनों हाथों से मुश्किल से उठाया। अपनी नज़र को विशाल मुट्ठी से परे उसके पीछे की आकृति पर ले जाते हुए उसने अपनी भावहीन आंखों को जेरास पर फेंका। एक ही चाल का 2 बार उपयोग करना। तुम सच में मूर्ख हो, उसने मजाक उड़ाया। तुम भूल रहे हो कि मेरे पास 2 हाथ हैं, बेवकूफ़। काबूम! अध्याय 226, क्रेटोस परिवार का रहस्य। काबूम! एक विनाशकारी शॉकवेव दुनिया भर में फैल गई, जब एक मुक्का भयानक गति से शिमा के चेहरे पर लगा। चमकता हुआ प्रेरित कला, दूसरा रूप, चमकता हुआ अवरोध। शब्द शिमा के होठों से निकले जैसे ही जेरा की मुट्ठी अवरोध से टकराए। क्रैक 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 बूम! तुरंत अवरोध पर दरारें दिखाई देने लगीं और उसके चारों ओर तेजी से फैलने लगीं, इससे पहले कि वह टुकड़ों में फट जाए। तुरंत शिमा ने अपने बाएं पैर में ताकत लगाई और आसानी से 10 मीटर पीछे की ओर बढ़ गया। तुरंत उसका पैर नीचे उतरा, वह एक एयरटाइट स्थिति में आ गया। उसकी तलवारें उसके पीछे कसकर पकड़ी हुई थीं। बूम! उसके नीचे की जमीन धंस गई, क्योंकि वह जेरा की आंखों के ठीक सामने गायब हो गया। चमकता हुआ प्रेरित कला, तीसरा रूप, चमकता हुआ सितारा प्रहार। तुरंत ही शिमा की तलवार से सुनहरी रोशनी की एक विशाल किरण फूट पड़ी और आर्क्यूज के सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गईं। तेज! ये बहुत तेज है। तलवार की किरण एक सुनहरी नदी के सुंदर भ्रम की तरह थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बह रही थी, लेकिन अचानक, जैसे ही वह हमले की ओर आगे बढ़ा, उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों में दिखाई दी। कोई प्रतिरोध नहीं था। तुरंत आर्क्यूज दूर तक लड़खड़ाता हुआ चला गया, उसके पैर जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बना रहे थे। जल्द ही जेरास और शिमा की छवि गायब हो गई, क्योंकि उसे तलवार की रोशनी से दूर और दूर धकेला जा रहा था। वह मुझे दूर धकेलने और पहले मजबूत से निपटने की कोशिश कर रहा है। यह विचार आर्क्यूल के दिमाग में गूंजा और उसके माथे पर लाल नस दिखाई देने लगी। शुरू में मैं सोच रहा था कि मुझे इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। सीमक अनलॉक। पहला सीमांकक, शक्ति का सीमांकक। आर्क्यूल के शरीर पर अचानक नसें उभर आईं, जो नमक के संपर्क में आए कीड़े की तरह इधर उधर घूम रही थीं। उसके पैर कुछ सेकंड के लिए हवा में उठे, फिर उसने जोर से उसे ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसकी पीछे की ओर की गति रुक गई। गर्जना। जब उसने कुल्हाड़ी में अपनी पूरी ताकत लगाई, तो उसके मुंह से शॉकवेव निकली और तलवार की रोशनी तुरंत मक्खन में चाकू की तरह 2 टुकड़ों में कट गई।
जब उसने अपनी हर नस में विस्फोटक शक्ति महसूस की तो उसके मुंह से सफ़ेद गैस निकली। तुरंत उसने अपनी नज़र दूर की ओर घुमाई और वह झुककर बैठ गया। धमाका! जब वह दूर में गायब हो गया तो जहां वह खड़ा था वहां खिले हुए कमल के आकार की धूल उड़ रही थी। शिमा ने उस युवक को दूर उड़ते हुए देखा और खुद से ठंडी सांसें लीं। छी! कमज़ोर! किसी अजीब कारण से वह क्रूर युवक से खतरे को भांप सकता था और उससे सावधान भी होने लगा था, लेकिन उसे एक ही तलवार के हमले से दूर उड़ता हुआ देखकर वह उसे अनदेखा करने लगा। अब जब तुम्हारा कमज़ोर दोस्त चला गया है तो क्यों न हम आखिरकार पूरी ताकत लगा दें, शिमा ने पूछा और धीरे धीरे ज़ेरास की ओर मुड़ा। उसकी पूर्व हत्या की मंशा की जगह अविश्वसनीय युद्ध की लालसा ने ले ली। कोई भी दिखावा नहीं था, कोई भी चालबाजी नहीं थी। ज़ेरा के पैरों के नीचे दरारें दिखाई दी क्योंकि उसने एक बार फिर हवा में क्षैतिज रूप से लेटे हुए एक और मुक्का मारा और उसने मुक्के में अपना सब कुछ झोंक दिया। उसकी मुट्ठी के चारों ओर हवा चीख रही थी, ज़मीन फट रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। यह उसके पिछले हमलों से बिल्कुल अलग स्तर पर था। अच्छा, वाकई अच्छा। शिमा के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जो उसके कानों तक फैल गई जब उसने अपनी तलवार उठाई। सुनहरी रोशनी ने तुरंत उसके ब्लेड को ढक लिया, इससे पहले कि वह नीले रंग की मुट्ठी पर तेजी से नीचे की ओर वार करे। धमाका! ज़ेरास के 3 कदम पीछे हटते ही धूल का एक गुबार हवा में उड़ गया, फिर भी वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया क्योंकि उसकी मांसपेशियां हिट गईं और उसके भीतर सिकुड़ गईं, इससे पहले कि वह एक और स्वर्ग को हिला देने वाला मुक्का छोड़े। चमकता हुआ प्रेरित कला, 5वां रूप, एक चमकते हुए सितारे का अंत। हवा में एक कोमल फुसफुसाहट गूंज उठी जब शिमा के ब्लेड के सामने एक गोलाकार सुनहरी गेंद दिखाई दी। तलवार को उसकी ओर इंगित करने से गोलाकार गेंद ज़ेरास की ओर बाहर की ओर बढ़ी। उसका मुक्का गेंद की ओर बढ़ रहा था जब अचानक उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया क्योंकि ज़ेरास तेजी से गेंद से पीछे हट गया। उसके सिर के किनारे से पसीना टपक रहा था। यह एक अजीब एहसास था, एक ऐसा एहसास कि अगर उसने उस गेंद को मारा तो उसकी राख भी नहीं बचेगी। इसे मेरे पास छोड़ दो, दूर से दहाड़ सुनी जा सकती थी क्योंकि अगले ही पल एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। आर्क्यूज! नहीं! ज़ेरास ने चौंककर चिल्लाया जब उसने देखा कि आर्क्यूज ने गेंद पर दोनों कुल्हाड़ियों से वार किया। तुरंत उसकी कुल्हाड़ी गेंद में धंस गई जिससे सिर्फ एक घाव हुआ, लेकिन वह बीच तक भी नहीं पहुंची। इससे पहले कि ज़ेरास को बहुत डर था, वह होने लगा। गेंद बड़ी और बड़ी होने लगी और ज़्यादा अव्यवस्थित। इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्द ही विस्फोट हो जाएगा। फिर भी आर्क्यूज ने 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हुए जोर से दहाड़ लगाए। लिमिटर अनलॉक, दूसरा लिमिटर, लिमिटर ऑफ स्पीड। ज़ेरास के लिए यह ऐसा था जैसे आर्क्यूज ने अचानक 100 और हाथ बढ़ा लिए हों, क्योंकि वह इतनी तेजी से वार कर रहा था। उसने हवा में 100 कुल्हाड़ियों का भूत छोड़ा और गेंद को पूरी तरह से टुकड़ों में काट दिया, इससे पहले कि वह फट जाए, जिससे वह बस धूल में मिल गई। ज़ेरा की चौंकी हुई आंखों के ठीक सामने वह गेंद जिसे उसने महसूस किया था कि वह उसे राख में बदल देगी, आर्क्यूज द्वारा आसानी से टुकड़ों में काट दी गई। कैसे? तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? ज़ेरास ने अपने चेहरे पर शुद्ध सदमे को छिपाने में असमर्थ होकर पूछा। धीरे धीरे बढ़ते आर्क्यूज के पीछे की ओर देखते हुए वह उन भयानक लाल और गहरे नसों को देख सकता था जो उनमें अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति से भरी हुई थीं। उसकी त्वचा पहाड़ से काटे जाने जैसी थी, जो अविश्वसनीय रूप से चट्टान की तरह सख्त हो गई थी और आर्क्यूज के वहां खड़े होने से उसे एक खड़े हुए क्रूर देवता का आभास हो रहा था। उसने पहले से प्रकट की गई तुलना में सैकड़ों गुना अधिक खतरनाक वाइब्स दिए। कितना दिलचस्प है, आपके पास लिमिटर्स की शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपने सिर के पीछे अपने बालों को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। शिमा ने खुद से हंसते हुए कहा और आर्क्यूज को देखने के लिए मुड़ा। द लिमिटर्स की शक्ति, लिमिटर्स की शक्ति, ज़ेरास ने चकित होकर पूछा। हाँ, लिमिटर्स की शक्ति, आपके हैरान भाव से अंदाजा लगा रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यह आपके ग्रहलोक में बहुत दुर्लभ है, शिमा ने कहा जब ज़ेरास ने अपना ध्यान उसकी ओर केंद्रित किया। सीमिकों की शक्ति एक विशेष शक्ति है जिसका उपयोग केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि उच्च क्षेत्र में भी। ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ लोग जन्म लेते हैं तो वे दूसरों की तुलना में अधिक ताकत के साथ पैदा होते हैं। इसलिए प्रकृति द्वारा उन पर सीमाएं लगाई जाती हैं। उनमें से कुछ लोग अपनी बंद सीमाओं की शक्ति के बारे में तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि वे मर नहीं जाते, जबकि केवल कुछ ही लोग जान पाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सीमाओं को अनलॉक कर सकते हैं, वे प्रकृति द्वारा उन्हें दी गई अपनी प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस शक्ति के साथ अनलॉक की गई सीमा वाला व्यक्ति उसी अवस्था में 4 अन्य लोगों को आसानी से हरा सकता है। क्या? ये सुनकर ज़ेरास पूरी तरह से चौंक गया और आर्क्यूज की ओर देखने लगा, जिसने अजीब तरह से बातचीत में बाधा नहीं डाली। अविश्वसनीय है न? इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि प्रकृति सभी के लिए उचित है, वे बहुत मूर्ख हैं। प्रकृति के भी अपने पसंदीदा हैं, लेकिन जबकि सीमाओं की शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय है, उनकी एक घातक कमजोरी है और वह ये है कि वे अपने उपयोगकर्ता से जीवन शक्ति चूस लेते हैं। जीवन शक्ति? हाँ, जीवन शक्ति।
उनके शरीर में संग्रहित ऊर्जा प्रकृति की सीमा नहीं है। वे जितना ज़्यादा ऊर्जा का दोहन करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ लोग अपनी सारी जीवन शक्ति खर्च कर देते हैं और फिर भी अपने अंदर संग्रहित आधी ऊर्जा का दोहन नहीं कर पाते। शिमा ने आगे बोलने से पहले थोड़ा रुक कर कहा, लिमिटर्स की शक्ति को अनलॉक करने की कला ऊपरी क्षेत्रों में भी निषिद्ध कला है। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप इस तरह की कला को कैसे प्राप्त कर पाए, ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। इस कला के साथ कोई भी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली सैनिकों का एक विशाल समूह आसानी से खड़ा कर सकता है। मुझे आज आप लोगों से वाकई बहुत बड़ा झटका लगा है। शिमा ने इस कला की क्षमता के बारे में जो कुछ कहा, उसे सुनकर ज़ेरा की आंखें पहले से ही चौड़ी हो गई थीं, जिससे वह आर्क्यूल्स को दूसरी बार देखने के लिए मुड़ा। तो ये क्रेटोस परिवार का रहस्य है। उनके पास लिमिटर्स को अनलॉक करने की गुप्त कला है। क्रेटोस परिवार की क्षमता लिमिटर्स है। ये जानकारी अविश्वसनीय के करीब थी, ये देखते हुए कि तथाकथित ऊपरी क्षेत्र में भी लिमिटर उपयोगकर्ता कितने दुर्लभ हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्रेटोस परिवार 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों में नंबर 1 पर राज कर सकता था। लेकिन ज़ेरा को और भी ज़्यादा झटका शिमा से लगा, जो आर्क्यूल्स के लिमिटर उपयोगकर्ता होने से ज़्यादा परेशान नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि तुम ये सब जानते हो और फिर भी डर से कांप नहीं रहे हो। आर्क्यूल के मुंह से आवाज़ निकली जैसे ही वह धीरे धीरे युद्ध की मुद्रा में आया। जैसा कि मैंने कहा, लिमिटर उपयोगकर्ता शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति के लिए जीवन शक्ति का आदान प्रदान करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमज़ोर होकर मरने से पहले 1 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। लिमिटर की शक्ति को अनलॉक करने की कला ऊपरी क्षेत्रों में भी निषिद्ध कला है। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप इस तरह की कला को कैसे प्राप्त कर पाए, ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। इस कला के साथ कोई भी व्यक्ति आसानी से अत्यंत शक्तिशाली सैनिकों का एक विशाल समूह खड़ा कर सकता है। मुझे आज आप नीच लोगों से वाकई बहुत बड़ा झटका लगा है। ये जानकारी अविश्वसनीय के करीब थी, ये देखते हुए कि तथाकथित ऊपरी क्षेत्र में भी लिमिटर उपयोगकर्ता कितने दुर्लभ हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्रेटोस परिवार 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों में नंबर 1 पर राज कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि तुम ये सब जानते हो और फिर भी डर से कांप नहीं रहे हो। आर्क्यूल के मुंह से आवाज़ निकली और वह धीरे धीरे युद्ध की मुद्रा में आ गया। जैसा कि मैंने कहा, लिमिटर उपयोगकर्ता शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति के लिए जीवन शक्ति का आदान प्रदान करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कमज़ोर होकर मरने से पहले 1 मिनट तक जीवित रहोगे। अध्याय 227 छद्म कॉस्मिक रैंक विशेषज्ञों के बीच लड़ाई। मुझे आश्चर्य है कि आप ये सब जानते हैं और अभी तक सदमे में नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप कमज़ोर होने और मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक जीवित रहेंगे। हम देखेंगे कि आपका सिर काटने में इतना समय लगता है या नहीं, आर्क्यूल ने आगे बढ़ते हुए कहा। पीछे रहो, उसने ज़ेरास से कहा, इससे पहले कि वह अचानक गायब हो जाए। धमाका। शिमा की आंखों के ठीक सामने एक किक हुई जो अजेय शक्ति से भरी हुई थी, और फिर उसके चेहरे पर लगी जैसे कि वह तोप के गोले की तरह पीछे की ओर जा गिरा हो। तेज, ये बहुत तेज है। ज़ेरास की पलक झपकने से पहले ही दोनों आकृतियां दूर जा चुकी थीं। उनके हर प्रहार से इतने विनाशकारी विस्फोट हुए कि उसका दिल कांप उठा। यह उल्का रैंक की शक्ति बिल्कुल नहीं है, ये कॉस्मिक रैंक की शक्ति है। वह चौंक कर चिल्लाया और सच में वह लगभग सही था। आर्क्यूल पहले से ही पीक मेटियोर रैंक स्टेज पर था। अपनी लिमिटर क्षमता का उपयोग करते हुए उसने सीधे मेटियोर रैंक स्टेज को पार किया और अपनी क्षमता के कारण अर्ली कॉस्मिक रैंक पर पहुंच गया। लेकिन अंत में ये केवल छद्म कॉस्मिक रैंक स्टेज हो सकता है, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी सफलता है। ज़ेरास के लिए शिमा के साथ टक्कर लेना भी एक चमत्कार था, जो आर्क्यूल से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। फिर भी वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे उठना होगा। आर्क्यूल्स को अपने लिमिटर का उपयोग करते हुए देखकर शिमा के चेहरे पर डर का कोई संकेत नहीं था, जिसका मतलब था कि यह बहुत संभावना है कि उसके पास खुद का बचाव करने और आर्क्यूल्स को मौत के घाट उतारने का अपना तरीका था। यदि पृथ्वी पर नंबर 1 परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ मर जाता है, तो केवल शैतान ही जानता है कि क्रेटोस परिवार कितना क्रोधित होगा। बूम! जमीन जिस पर वह था, वह धंस गई। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जमीन से उछलकर दूर चला गया। इससे पहले कि शिमा खुद को संतुलित कर पाता, 2 विशाल कुल्हाड़ी की छवियां उसके ऊपर दिखाई दी और भयानक ताकत से नीचे गिर गईं। क्रेटोस फैमिली आर्ट, थर्ड फॉर्म, वॉर गॉड रेज। बूम! हवा में लहरें उठीं और कांप उठी। जैसे ही शिमा का चेहरा बदला, उसने खुद को मुश्किल से संभाला और अपनी तलवार से जितनी तेजी से हो सकता था, बाहर की ओर वार किया। धीरे धीरे कुल्हाड़ी का विशाल प्रेत थोड़ा थोड़ा करके टूट गया, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बचे थे जो उसके दाहिने हाथ पर लगे। जब उसने जल्दी से दोहराया तो उसके दाहिने हाथ से सुनहरा खून टपकने लगा, लेकिन आर्क्यूल्स उसे मौका देने को तैयार नहीं था।
तुरंत ही उसके सामने प्रकट होते हुए मानो टेलीपोर्ट हो गया हो, उसकी कुल्हाड़ी एक बार फिर बाहर की ओर मुड़ गई, जिससे शिमा ने अपने घावों को अनदेखा कर दिया और जल्दी से अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसे रोक दिया। शिमा के होठों से कराह निकली क्योंकि उसके माथे पर एक नस उभर आई थी। उसका बायां हाथ मुश्किल से उसके कंधे पर टिका हुआ था। कुल्हाड़ी से कटना न केवल अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था, बल्कि उसने अपने सिर पर एक भयावह इरादे से वार किया जिससे वह भ्रमित हो गया। एक मुक्का उसके सिर की ओर आगे की ओर उछला और उसने अपने कटाना से उसे रोक दिया जब अचानक आर्क्यूज ने अपने बाएं हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे शिमा के सिर पर गिरा दिया। खून की धार फूट पड़ी और उसके बाद एक वस्तु जमीन पर गिरी। सीन के आकार की एक वस्तु। काबूम! एक विनाशकारी शॉकवेव हवा में लहराई जब एक लात शिमा के सिर पर लगी और उसे जमीन में धंसा दिया। आर्क्यूज ने सीन के टुकड़े को देखा और फिर खाई की ओर देखने लगा। किनारे पर एक हाथ धीरे धीरे उसमें से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। एक खूनी आकृति जिसका पूरा चेहरा और लबादा खून से लथपथ था। धीरे धीरे जमीन से उठते हुए शिमा ने सीन को देखा जो आर्क्यूल के पैरों के ठीक सामने था। उसका चेहरा इतना बदल गया कि वह एक भयानक राक्षस जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर भयानक नसें उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा खून से लाल हो गई थी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है? शिमा ने धीरे धीरे उभरते भूकंप की तरह उसकी आवाज़ से पूछा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें अभी अभी अपंग कर दिया है, आर्क्यूल ने जवाब दिया क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई थी। उसने रीमा और सेलेना के बीच की लड़ाई और शिमा के बीच की लड़ाई को देखकर कुछ महसूस किया था और एक महत्वपूर्ण अनुमान पर पहुंचा था। उनकी शक्ति उनके सींग से बहुत जुड़ी हुई थी। अगर वे कट जाते तो उनके सींग से रोशनी निकलती जो उन्हें ठीक कर देती। अगर वे कोई कला आजमाते तो उनका सींग चमक उठता। जब भी वे कोई बड़ी चाल चलने की कोशिश करते तो उनका सींग हमेशा चमक उठता। तभी उसके दिमाग में यह विचार आया, क्या होगा अगर उसने सींग काट दिया? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी शक्ति का स्रोत खो देंगे? और शिमा के भयानक हाव भाव को देखते हुए वह बता सकता था कि यह सच था। धीरे धीरे वह अपने घुटनों पर गिर गया क्योंकि उसके शरीर पर भयानक नसें धीरे धीरे गायब हो गईं और उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। शिमा ने लिमिटर कला चूसने वाली जीवन शक्ति के बारे में जो कहा वह सच था और क्रेटोस परिवार भी इस बात से अवगत था। अपने जीनियस को अत्यधिक उपयोग के कारण अचानक मरने से रोकने के लिए उन पर एक सील लगाई गई थी जो उनके जीवन शक्ति के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर तकनीक को स्वचालित रूप से रद्द कर देगी। यही कारण था कि आर्क्यूज को अपने जीवन शक्ति के कम होने की बहुत चिंता नहीं थी और वह पूरी तरह से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लेकिन वह भी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। दुनिया धीरे धीरे और अधिक अंधेरी होती जा रही थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, आखिरी चीज जो उसने देखी वह शैतानी दिखने वाली शिमा थी जो उसे मारने के इरादे से पागलों की तरह उसकी ओर आ रही थी। यह एक संतोषजनक लड़ाई थी। अगर मैं यहाँ मर भी जाऊं तो भी यह एक योग्य मौत होगी, आर्क्यूज ने कहा। पूरी तरह से अंधेरा छा गया। यही कारण था कि उन्हें क्रेटोस परिवार के रूप में जाना जाता था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उसने अपने जन्म के बाद से कभी नहीं लड़ी थी, यहाँ तक कि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँचने। और हालांकि वह गिर गया, लेकिन इससे उसे बहुत संतुष्टि मिली। और वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह इससे बच गया तो उसकी ताकत में बहुत वृद्धि होगी। अध्याय 228 शिमा की मौत। घृणा में दांत भींचे हुए शिमा कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, हर कदम पर खून छोड़ता गया। वह अपंग हो गया था। यह एक अविश्वसनीय विचार था जिसे वह मजाक समझता, चाहे उसे कोई भी बताए, लेकिन ये बस हो गया। और वह भी निचले लोगों से एक नीच प्राणी द्वारा। वह अपने अपंग सीन के साथ घर कैसे लौटेगा? कबीला उसे कैसे देखेगा? वह ज़ुब्रोफ जाति का 12वां शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति एक नीच प्राणी द्वारा अपंग हो गया था। ये पूरे ऊपरी लोक ने कभी सुना सबसे कठिन मजाक होगा और निश्चित रूप से वह उनके नाम को कलंकित करने के लिए कबीले द्वारा मारा जाएगा। धीरे धीरे वह बेहोश नीच प्राणी की ओर आगे बढ़ा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। सीन के अभाव में उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी और वह अच्छी तरह से जानता था कि अब लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वह अपने भीतर बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल अपने सभी विरोधियों को मारने के लिए कर सकता था। निषिद्ध शिमा 8 डेथ एपोस्टल। उसका शरीर तुरंत बदल गया। उससे निकलने वाली सुनहरी आभा एक पूरी तरह से काली गैस बन गई जो उसके शरीर से आग की लपटों की तरह बेतहाशा बाहर निकल रही थी। उसका शरीर 2 मीटर तक बढ़ गया। उसके हाथ अतुलनीय रूप से तेज उंगलियों वाले पंजे बन गए। उसके सुनहरे बाल पूरी तरह से काले हो गए क्योंकि हर कदम भूकंप की तरह पूरी जमीन को हिला रहा था। आर्क्यूज के सामने पहुंचकर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे राख में बदलने के इरादे से वार किया, लेकिन वह निराश हो गया जब जमीन पर 10 मीटर गहरी खाई रह गई लेकिन आर्क्यूज मौजूद नहीं था। सामने की ओर देखते हुए उसने ज़ेरास को देखा जो अपने मानव रूप में वापस आ गया था और आर्क्यूज को अपनी बाहों में लिया जिसे उसने धीरे से नीचे रखा और उसके पास चला गया। तुम बहुत मजबूत हो शिमा, बहुत मजबूत, ज़ेरास ने कहा। ये सच था, शिमा वास्तव में बहुत मजबूत था।
अपने सबसे मजबूत रूप और पृथ्वी पर सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के हमले का सामना करते हुए भी वह उन दोनों से टक्कर ले सकता था। वह एक सच्चा योद्धा था, जिसे वह खुद भी स्वीकार करता था। हम दुश्मन हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। भले ही तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान की बाजी लगाकर अपनी जाति की रक्षा करने के इरादे को महसूस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे उनकी पुकार पर दौड़ते हो, उन्हें बचाने की कोशिश करते हो। यह ऐसा कुछ है जो मैं भी नहीं कर सकता। तुम सम्मान के योग्य प्रतिद्वंद्वी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक योग्य मौत दूंगा। गुर्राहट, एक अमानवीय गुर्राहट उसके होठों से निकली जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा। जमीन पर 3 मीटर की दरार खोद दी। हवा चीख उठी और तुरंत फट गई। जैसे ही शिमा उसके सामने आया, उसके भूतिया पंजे उसके सिर की ओर बढ़ रहे थे, निस्संदेह उसके सिर को ऐसे उड़ा रहे थे जैसे कोई गुब्बारा उसके सिर से टकराया हो। शिमा की पागलपन और गुस्से से भरी शैतानी आंखों में सीधे घूरते हुए ज़ेरास ने अपने हाथों को बगल की ओर फैलाया और फुसफुसाया, एस्ट्रल ब्लेड। शिमा इसे महसूस कर सकता था, उसकी भावनाएं और विवेक, वे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ये निषिद्ध कला का परिणाम था। यह उसे एक शैतान में बदल देगा जो केवल अपनी जीवन शक्ति समाप्त होने से पहले मारना जानता होगा। ज़ेरास जो शब्द कह रहा था उससे उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर भी अचानक एक इरादा उसके शरीर पर हावी हो गया और वह आगे बढ़ा और उसे 1000 टुकड़ों में काटने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। फिर भी उसके करीब आते हुए उसने महसूस किया कि उसकी बाहों में एक चमकदार सूक्ष्म प्रकाश से भरी वस्तु दिखाई दी और इससे पहले कि वह पलक झपका पाता, वह उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। उसकी नज़र को एक शानदार रोशनी में रोशन कर दिया जिससे उसे बंद करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, उसने खुद को एक अंधेरे शून्य में पाया जो हज़ारों चमकीले सितारों से भरा था, जो मंत्रमुग्ध करने वाली रोशनी के साथ चमक रहे थे और शून्य को सबसे खूबसूरत चमक से रोशन कर रहे थे जो उसने तब से अब तक देखी थी। बहुत बहुत सुंदर, उसने अलग अलग सितारों को देखते हुए फुसफुसाया, लेकिन उसकी इंद्रियों ने उसके पीछे एक उपस्थिति को महसूस किया क्योंकि वह पीछे मुड़ा उपस्थिति का सामना कर रहा था। और ठीक उसी समय उसके जबड़े जमीन पर गिर गए। ये बहुत ऊंचाई और विशाल शरीर वाला एक व्यक्ति था, 1000 मीटर लंबा टाइटन जो नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो अंतरिक्ष को रोशन करने वाले सितारों की रोशनी की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में एक पूरे नक्षत्र का भ्रम था और उसके लंबे सफ़ेद बाल शून्य में बह गए। धीरे धीरे शिमा ने अब तक देखी सबसे खूबसूरत मुस्कान उसके होठों पर छा गई जब टाइटन ने उसके हाथ आगे बढ़ाए। तुम एक सच्चे योद्धा हो शिमा, आओ हम साथ साथ लड़ें समय के अंत तक, आकृति ने उससे फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही शिमा की आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद लुढ़की और उसने ऊपर चढ़ते हुए हाथ को उसमें ले लिया। धीरे धीरे टाइटन आगे बढ़ा, हर एक कदम सैकड़ों किलोमीटर पार करता हुआ, और वे दोनों दूर चले गए। उनकी पीठ जल्द ही फीकी पड़ गई। ज़ेरस ने देखा कि शिमा का सिर उसकी गर्दन से आसानी से अलग हो गया और वह उसके पैरों पर लुढ़क गया, और जब उसने उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान और उसकी ठुड्डी से नीचे गिरते आंसू को देखा तो उसके जबड़े जमीन पर गिर गए। अपनी चौड़ी खुली आंखों में देखते हुए उसने एक टाइटन को देखा जिसने उसे उसकी हड्डियों तक ठंडा कर दिया। उसकी पीठ जल्द ही शून्य में गायब हो गई और उसने शिमा की आकृति को अपनी हथेलियों में पकड़ लिया क्योंकि वे दोनों फीके पड़ गए। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसे आश्चर्य हुआ कि शिमा का शरीर अचानक सुनहरे कणों में विलीन हो गया और केवल एक स्थानिक अंगूठी रह गई जो जमीन पर गिर गई और ज़ेरा के पैरों तक लुढ़क गई। तुरंत ही उसके हाथ में सफ़ेद रोशनी एक मृग तृष्णा की तरह फीकी पड़ गई जब वह जमीन पर झुका और अंगूठी उठाकर अपनी तर्जनी पर पहनने लगा। ये शिमा का आखिरी अवशेष था और वह इसका अच्छे काम में इस्तेमाल करने जा रहा था। आर्क्यूल्स के शरीर को उठाते हुए ज़ेरास ने दूर तक देखा। धमाका, जमीन धंस गई और वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया, जिससे 1 किलोमीटर का क्षेत्र दरारों और नष्ट हो चुकी जमीन से भर गया, जो कुछ ही घंटों पहले हुई पागल लड़ाई का सबूत था। अध्याय 229, आखिरकार आकर्षण को अनलॉक करना। जैसे ही ज़ेरास दूर की ओर तेजी से आगे बढ़ा, एयरब्रश ने उसकी त्वचा पर तेजी से वार किया। गुरुत्वाकर्षण द्वारा उसे तुरंत नीचे खींच लिया गया। वह एक बार फिर जमीन पर कदम रखेगा और तेजी से आगे की ओर उड़ेगा। ज़ेरास के लिए यह सबसे करीबी चीज़ थी जो हवा में तेजी से आगे बढ़ने के दौरान खुद को उड़ाने में सक्षम बना सकती थी। कल्टीवेटर चरणों में प्रगति का मतलब था प्रकृति को और भी अधिक चुनौती देने की क्षमता। एक बार जब कोई स्टार रैंक चरण से उल्का रैंक चरण में आगे बढ़ता है तो वे अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण को कम महसूस करेंगे और बेहद हल्के हो जाएंगे। एक बार जब वे कॉस्मिक रैंक चरण में कदम रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण भी एक साधारण उपद्रव से ज़्यादा कुछ नहीं होगा और वे हवा में उड़ने की क्षमता हासिल कर लेंगे। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। उसकी आंखें दूर से झांकती हैं क्योंकि उसने जलते हुए धुएं और अराजक ऊर्जा के अवशेषों को अभी भी हवा में मौजूद देखा। पहाड़ के किनारे उतरते ही उसने तुरंत अपनी स्थिति बदली और पहाड़ को लात मार कर गिरा दिया क्योंकि वह विनाशकारी क्षेत्र के करीब पहुंच गया था। पूरे 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोग मरते हुए कुत्तों की तरह जोर जोर से हौंफते हुए जमीन पर देखे जा सकते थे।
उनके चारों ओर ज़ुग्रोव्स के 8 शव थे, जिन सभी पर एक ही तरह की चोट थी। उनके सींग फटे हुए थे। 8 ज़ुग्रोव्स के अलावा एक ज़ुग्रोव्स था जो बेहोश हो गया था। बैंगनी सींग वाली एक मादा ज़ुग्रोव्स। अचानक वे सभी अपने सिर दूर की ओर झुकाते हैं, जहां एक वस्तु भयावह गति से उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती है। धमाका! धूल का एक बादल हवा में उड़ता हुआ समूह से 10 मीटर दूर उतरता है, जिससे वे सभी चौंककर उछल पड़ते हैं, उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। धीरे धीरे धूल साफ हुई और यह एक आकृति थी जिसे उन्होंने पहचान लिया। एक आकृति जो ईआईए की वर्दी पहने हुए थी और अपनी बाहों में एक आकृति को उठाए हुए थी। ऐसा लगता है कि आप सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है, ज़ेरास ने उनकी दयनीय नज़रों पर हंसते हुए कहा। 9 परिवारों के जीनियस का अभिमान कोई सीमा नहीं जानता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन अब जब वे ज़ुग्रोव्स का सामना कर रहे थे तो उनका अभिमान हावी हो गया, क्योंकि उनके पास अपनी मौत से बचने के लिए उनमें से किसी एक पर दयनीय तरीके से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उनके लिए एक अच्छा सबक होगा कि वे अपने अहंकार को कम करें और भविष्य में ऐसी शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए उनमें और भी अधिक मजबूत होने की भावना पैदा करें। ज़ुग्रोव्स के साथ मुठभेड़ हालांकि नकारात्मक लग रही थी, वास्तव में इसके अपने लाभ थे। ज़ेरास ने बर्बर दिखने वाले क्रेटोस परिवार के जीनियस की ओर बात की और आर्क्यूल के बेहोश शरीर को उन्हें सौंप दिया। उसने शिमा को हराया लेकिन होश भी खो दिया। उसने समझाया क्योंकि उसने देखा कि क्रेटोस परिवार के जीनियस की भौहें तुरंत उठ गईं। बेशक, उसने उस कचरे को हरा दिया। हमारे युवा मास्टर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? वे सभी गर्व से झूम उठे, फिर भी सावधानी से उसके हाथों से शरीर ले लिया। हाँ, वह कचरा, ज़ेरास ने मजाक में सोचा लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या उन्हें कोई चोट लगी है? उसने क्विन से पूछा, जो अचानक उसके पास टेलीपोर्ट हो गया। हाँ। कौन? अंडरवर्ल्ड परिवार का दूसरा जीनियस, क्विन ने अंडरवर्ल्ड परिवार की ओर देखते हुए जवाब दिया, जो सभी उदास मूड में थे क्योंकि ज़ेरास ने उन्हें देखा और पाया कि केवल एक व्यक्ति गायब है। क्या वह लानत वाला साइको है? मेरा मतलब है युवा मास्टर ऑड्रे। बिल्कुल वही। वह लड़ाई के दौरान बेहोश था और एक आत्मघाती ज़ुग्रोव द्वारा चुपके से हमला किया गया था, जो हम में से किसी एक को अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। वह बस सबसे आसान लक्ष्य था। उस मनोरोगी बेवकूफ़ को धिक्कार है। वह किसी न किसी तरह से पहले ही मर गया होता। अच्छा है, वह एलियंस के कारण मर गया। धिक्कार है। नींद में मरना, कितना भाग्यशाली कमीना। ये वास्तव में दुखद है, ज़ेरास ने क्विन से सिर हिलाते हुए कहा। कम से कम हम एक बेवकूफ़ी भरी प्रतिस्पर्धा से बच गए जहां वे हमें एक एक करके मारते रहेंगे या उनके गुलाम बनते रहेंगे। क्विन ने कहा। यह सच है, और ये तुम्हारे कारण है ज़ेरास। हाँ। 9 परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों के लिए अपने अभिमान के कारण इस तरह एक साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तुम सही समय पर आए, हाइड्रा राजकुमारी को बचाया और मामले के पीछे की सच्चाई को तुरंत उजागर किया। इसके अलावा, इस मामले को तुरंत एक लड़ाई में बदलने के आपके संकल्प ने 9 परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को जीत लिया, जिनकी हड्डियां पहले से ही लड़ाई के लिए खुजली कर रही थीं। जब शिमा आगे बढ़ा और उन्होंने उसकी शक्ति देखी, तो वे सभी निराशा की हद तक डर गए, लेकिन आप और आर्क्यूज शिमा के साथ टेलीपोर्ट हो गए, जो वास्तव में सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, जिससे उनकी प्रशंसा भी हुई। मुझे यकीन है कि आप उन पर एक अच्छा प्रभाव बनाने में कामयाब रहे हैं और उनकी आंखों में आपका आकर्षण निश्चित रूप से बहुत बढ़ गया है, क्विन ने कहा। और सच में जब ज़ेरास ने उनकी ओर देखा, तो उसने महसूस किया कि एक बार गर्व से भरी उनकी नज़रें स्पष्ट रूप से कम हो गई थीं और कुछ ने तो उसे सराहना भरी नज़र से सिर हिलाया भी। हाँ, हालांकि मेरे पास शून्य आकर्षण है, ज़ेरास ने सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए सोचा, जिसने उसकी आकर्षण स्थिति को बदलने से इनकार कर दिया जब अचानक उसकी आंखों के सामने एक सुनहरे रंग का अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। चाम के लिए आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। बधाई हो, होस्ट ने चाम को जगा दिया है। क्या? ज़ेरास जोर से चिल्लाया और अपने पैरों से उछलते हुए पैनल की तरफ देखा। क्या हुआ? उसने अचानक अपने बगल में क्विन की आवाज़ सुनी और भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ मुड़ा। क्विन पहले से ही लड़ने की मुद्रा में था और वह अकेला नहीं था। दूसरे भी लड़ने की मुद्रा में थे, लेकिन उसे अजीब तरह से देखते हुए देखकर वे सभी धीरे धीरे उठे और उनके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। स्पष्ट रूप से, यह मजाक करने का सही समय नहीं था। थप्पड़! ज़ेरा का सिर आगे की ओर झटका लगा जब एक हाथ उसके सिर के पीछे मारा गया, जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए युवक का था। क्या तुम अपनी छवि खराब करना चाहते हो? उसने फुसफुसाया। ज़ेरास मजाक में हंसना चाहता था जब अचानक उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने आगे की ओर इशारा किया। क्या मैं ही ये देख रहा हूँ? उसने कहा। जब समूह ने उसकी ओर इशारा करते हुए देखा तो उनकी आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आखिरकार, अध्याय 230, राजकुमारी सिचेलेरिया की पसंद। आखिरकार, यह अज्ञात था कि यह किसने कहा था, लेकिन ये शब्द उन सभी के दिमाग में गूंज रहा था। उनके सामने एक विशाल काले रंग का पोर्टल अस्त व्यस्त तरीके से घूम रहा था।
ये वह संकेत था जो उन सभी को बता रहा था कि अब जाने का समय हो गया है। अब तक के छोटे अभियान की शुरुआत निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन यात्रा रही है, लेकिन अंत में वे सफल हो गए, कम से कम लगभग सभी। अचानक विशाल पोर्टल के बगल में एक और पोर्टल खुल गया। घूमती हुई काली ऊर्जा के बजाय एक पोर्टल लाल रंग की ऊर्जा थी। इससे निकलने वाली आभा पूरी तरह से अलग थी और वे सभी तुरंत आभा की परिचितता को महसूस कर सकते थे। यह ज़ुब्रोव्स की आभा थी। तो ये पोर्टल है, ऊपरी क्षेत्रों का एक पोर्टल, ज़ेरास ने खुद से कहा, उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उच्च क्षेत्र के लिए एक पोर्टल। उन्होंने जो सुना उसके आधार पर उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी मुलाकात एक बड़ा आश्चर्य था जो सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर की अजीब घटना के लिए नहीं होता जो निचले क्षेत्रों की ओर जाने वाले पोर्टल को खोलता है और इसलिए उनकी मुलाकात संभव हो पाती है। अगर यह सच होता तो शायद यह उनके लिए निचले क्षेत्र से ऊपरी क्षेत्र में जाने का एकमात्र तरीका होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर 100 साल में एक बार ही खुलता है, इसलिए उनका एकमात्र मौका होता। उस समय तक वे इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भले ही वे ऐसा करना चाहें। कुछ सेकंड के लिए जगह में सन्नाटा छा गया, फिर एक आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी, आर्क्यूज की आवाज़ जो जाग गई थी। मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं कि ये दूसरा पोर्टल क्या दर्शाता है। मुझे यकीन है कि हम सभी ऊपरी क्षेत्रों में जाने के लिए ललचा रहे हैं, जो निस्संदेह एक बेहतर जगह होगी। शायद आकाशगंगा रैंक चरण की तुलना में खेती का उच्च स्तर और खेती में बहुत तेज सुधार होगा। मैं भी इस तरह के प्रस्ताव से आकर्षित हूँ, लेकिन मैं इस तरह के कदम से बचना चाहूँगा। आप सभी देख सकते हैं कि ज़ुब्रोव्स ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। यह एक साधारण कारण से था, हम निचले लोगों से थे। उनसे हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पहुंचने के बाद हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। गुलामों से भी कमतर। इसके अलावा ये हमारे विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सरल अभियान था, न कि हमें हमेशा के लिए छोड़ देना। यह अनुभव पहले कुलपतियों के कानों में जाना चाहिए, उसके बाद ही उनका निर्णय लिया जाएगा। ये सिर्फ मेरी सलाह है, लेकिन अगर हम वहां चले गए तो हमारे बचने की संभावना शून्य हो जाएगी। सबसे खराब स्थिति में हमें मारे जाने से पहले उनका प्रयोगशाला चूहा बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आखिरकार अब आपको ही चुनना है। आर्क्यूज ने मानव पोर्टल की ओर बढ़ने से पहले अपनी बात समाप्त की। उसके पीछे उसके साथी चल रहे थे और उनकी आकृति तुरंत फीकी पड़ गई। अन्य 9 परिवार समूह तुरंत आगे बढ़ने लगे क्योंकि वे सभी पोर्टल में प्रवेश कर गए थे। क्विन भी उनके साथ चले गए और जल्द ही केवल हाइड्रा परिवार और ज़ेरास ही रह गए। महिलाओं पहले, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हाइड्रा परिवार ज़ेरा की चौकस निगाहों के नीचे पोर्टल की ओर बढ़ रहा था, वह भी वापस जाने के लिए तैयार था, तभी अचानक हाइड्रा परिवार रुक गया और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी सिचेलरिया थी, जो उस समय लाल पोर्टल को घूर रही थी। जब ज़ेरास ने सुंदर राजकुमारी की पीठ की ओर देखा तो चुप्पी छा गई। तभी उसकी कोमल आवाज़ गूंजी, जिससे ज़ेरास को लगभग खून की खांसी आ गई। तुम लोग मेरे बिना जाओ। क्या केवल ज़ेरास ही नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रहे हाइड्रा परिवार के अन्य प्रतिभाशाली लोग भी सदमे में चिल्ला उठे। मैं ऊपरी क्षेत्र के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे बिना जाओ, यह एक आदेश है। तुरंत वे सभी सदमे में वहीं खड़े हो गए जहां वे थे। राजकुमारी सिचेलरिया, कृपया ऐसा न करें, ये बहुत खतरनाक है और बहुत सारे अज्ञात लोगों से भरा है। लाल बालों वाली सेलेना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। मैंने अपना चुनाव कर लिया है, अब जाओ, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, जबकि हाइड्रा परिवार के चेहरों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आगे बढ़ते हुए अपने होंठ काट रहे थे। माँ से कहो कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, उसने कहा जब हाइड्रा परिवार के प्रतिभाशाली लोग पोर्टल में गायब हो गए। अब ज़ेरास और राजकुमारी सिचेलरिया अकेले रह गए थे। तुम्हें भी चले जाना चाहिए, उसने पोर्टल की ओर बढ़ने से पहले कहा। तभी अचानक एक हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तुम बुढ़ापे में चली गई हो या तुम नहीं सुनती कि आर्क्यूल ने क्या कहा? मैंने अपना चुनाव कर लिया है। तुम्हारा चुनाव मौत के समान है। जब तुम ज़ुब्रोव्स के नेताओं से मिलोगी तो तुम उन्हें क्या बताओगी? तुम उनके गायब होने को कैसे समझाओगी? क्या तुम जानती भी हो कि उस पोर्टल के पीछे क्या है? क्या तुम उनके नियमों को समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि वे खुले गले से तुम्हारा स्वागत कैसे करेंगे? तुम ये जानते हुए जाना चाहती हो कि वे तुम्हारे गले में जंजीर डालकर तुम्हारा स्वागत करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या तुम ये सब पीछे छोड़ने को तैयार हो? तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा कबीला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने भावी कुलपति का इंतजार कर रहा है। तुम सब कुछ पीछे छोड़कर अज्ञात में जाने को तैयार हो? ज़ेरास ने गुस्से में अपनी आवाज़ में पूछा। तुम नहीं समझती। बेशक, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति अपनी मौत की ओर क्यों जा रहा है। यह मेरा एकमात्र मौका है। राजकुमारी सिचेलरिया अचानक चिल्लाए और ज़ेरास का सामना किया, जिसका चेहरा आंसुओं से बहते सुंदर चेहरे को देखकर सदमे से भर गया। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह मेरे जीवन का एकमात्र मौका है।
मैं आप सभी की तुलना में अलग हूँ। मुझे अपनी बीमारी से निपटने के लिए अपनी दूसरी जातियों कोलोसल डिवॉयर्स को ढूंढना होगा। तुम्हारी जो भी बीमारी है उसका इलाज यहाँ किया जा सकता है। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तैयार हूँ? एक हाथ ने अचानक उसे आगे खींच लिया और वह गर्म आलिंगन में आ गई। सिस्कियां जेरास की वर्दी पर आंसू के मोती में दाग लगा रही थीं जो उसकी वर्दी से नीचे बह रहे थे। सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से फुसफुसाया जबकि राजकुमारी सिचेलरिया ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक नहीं होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। धीरे धीरे उसके आलिंगन से अलग होकर वह पोर्टल की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार जेरास ने उसे नहीं रोका। पोर्टल से एक कदम दूर वह अचानक रुक गई और उसकी ओर मुड़ गई। सेलेना को बचाने और मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि मैं सुरक्षित रहूंगी, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। जेरस बस वहीं सुन्न होकर खड़ा रहा जब अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत उसके सामने आ गया। उसका हाथ पकड़कर उसने अपनी स्टोरेज रिंग निकाली और धीरे से उसे उसकी उंगलियों में डाल दिया। इसे अपने साथ ले जाओ, यह एक महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारी जान बचा सकता है, जेरस ने कहा और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी दी जिसमें प्रशिक्षक मोनिका और उसके दोस्तों द्वारा उसे दी गई सभी चीजें और मधुमक्खियों से चुराया गया शक्तिशाली उपचार शहद भी था। धन्यवाद, जेरस। पोर्टल में पूरी तरह से गायब होने से पहले ये उसके अंतिम शब्द थे।